पूछ रही हो? नहीं गई तुम्हारी भाभी मायके, और अभी तो उसके मायके में कोई तीज त्योहार भी नहीं है, इसलिए वह अभी जाएगी भी नहीं। देखिए माँ, सुबह बबली दीदी का फोन आया था। वह मुझसे कह रही थी कि मम्मी पापा से हमें बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन भाभी के होते हुए हम यह बात नहीं कर सकते, इसलिए आप कुछ भी कीजिए और भाभी को ना कुछ दिनों के लिए उनके मायके भिजवाइए। अरे बेटा, ये क्या बोल रही है रचना तू? ऐसे कैसे मैं तेरी भाभी को मायके भिजवा दूं? माँ धीरे बोलिए, पापा को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो पापा मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि पापा तो भाभी के रंग में रंगे हुए हैं। भाभी जैसा कह दे पापा को, पापा तुरंत भाभी की बात मान लेते हैं। पापा की नजरों में तो उनकी दोनों बेटियां उनकी दुश्मन है। अरे रचना, ऐसा मत बोल बेटा। माँ, मैं जितना कह रही हूँ प्लीज उतना कीजिए। आप ना किसी भी तरह से भाभी को उनके मायके भेजिए, उसके बाद बबली दीदी और मैं आ रहे हैं फिर वहाँ। चल ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ बहू को मायके भिजवाने की। बस एक बार भाभी अपने मायके चली जाए तो दीदी और मैं जाकर अपनी बात कह दे माँ से, नहीं तो भाभी तो पूरे समय बस माँ और पापा के चक्कर ही काटती रहती है, और जब हम अपने मायके चले जाए तब तो कुछ ज्यादा ही सेवा दिखाती है वो। रचना, तो फिर कब चलना है तुम्हारे मायके? अब क्या बताऊं जी, मैंने तो अभी मम्मी को कहा है कि वह किसी भी तरह भाभी को मायके भिजवा दे, उसके बाद हम आएंगे। अब देखते हैं भाभी कब तक मायके जाती है, जैसे भाभी मायके जाएगी वैसे ही हम लोग चलेंगे। अरे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी भाभी 24 घंटे तुम्हारी मम्मी के आसपास रहेगी। मैं तो कहता हूँ कि उनके मायके जाए भी नहीं ना, हम लोग चलते हैं। पिछली बार आपने देखा नहीं कितना सेवा सत्कार का ड्रामा कर रही थी भाभी, और मम्मी पापा को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। ठीक है, लेकिन एक दिन पहले बताना मुझे। ठीक है। ओह पापा जी, क्या हो गया आपको? अरे निहारिका बेटा, तुम जानती नहीं हो कि अपने पापा जी को जब उनके मन मुताबिक उनका खाना पीना नहीं मिले तो वो ऐसे मुंह लटका कर बैठ जाते हैं। हाँ बेटा, आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। आज तुमने मेरे मन मुताबिक चाय नहीं दी मुझे, एक तो छोटे से कप में दिया, वह भी थोड़ी सी चाय दी मुझे। कम से कम कप भर के तो दिया होता, और वह भी इतनी फीकी चाय। ओ पापा जी, बस इतनी सी बात? अरे निहारिका बेटा, तुम अपने पापा जी की बातों में ना ध्यान मत दो, इन्हें तो ग्लास भर भर के चाय चाहिए, अपनी सेहत का तो इन्हें जरा भी ख्याल नहीं है। हाँ पापा जी, मैंने आपकी सेहत को देखते हुए ही आपकी चाय कम की है और फीकी भी की है। आज के बाद आपको उतनी ही चाय मिलेगी। आप चाहें तो मैं कुछ और आपको अच्छा बनाकर दे सकती हूँ, लेकिन चाय तो नहीं दूंगी। और हाँ, एक दिन में सिर्फ 2 ही बार चाय मिलेगी आपको, एक बार सुबह और एक बार शाम। और जो आप बीच बीच में दोपहर में मुझसे चाय के लिए कहते थे ना, तो आपको चाय नहीं मिलेगी। आप चाहें तो मैं आपको ग्लास भर भर कर दूध लाकर दे सकती हूँ, लेकिन चाय नहीं दूंगी। ठीक है, अब तुमने कहा है बेटा, तो तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। अच्छा निहारिका बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हो, क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके घुमाओ। लता, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें जो तुम बहू को मायके जाने के लिए कह रही हो? हाँ मम्मी जी, अभी तो कोई तीज त्योहार भी नहीं है। नहीं बेटा, तुम मायके नहीं जाओगी। तुम चली जाती हो तो यहाँ मेरे खाने पीने, दवाई गोली सबका समय बिगड़ जाता है। लता को तो सिर्फ अपना ध्यान रहता है, वह मुझे समय में कुछ ला कर नहीं देती है। हाँ, कर लो मेरी बुराई, मैंने तो इतने साल आपका ख्याल रखा ही नहीं है। वो तो शुरू से बहू ही आ गई थी आपका ख्याल रखने के लिए। आप ना बस अपने ही बारे में सोचते रहते हैं। क्या मैंने आपको कभी गर्मा गर्म खाना बनाकर नहीं दिया? मम्मी पापा जी, आप फिर से शुरू हो गए। देखो ना बेटा, तुम्हें मायके भेजने का सोच रही है तुम्हारी मम्मी, पर ये नहीं देख रही है कि तुम्हारे जाने से मेरी सेहत पे बहुत असर पड़ता है। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी। वैसे भी कोई तीज त्योहार नहीं है, अगर तीज त्योहार हो तो मैं तुम्हें जाने के लिए कह भी देता। हाँ, आप तो अपना ही सोचिए। बहू पूरे 7-8 महीनों से मायके नहीं गई है, क्या उसे अपने माता पिता की याद नहीं आती होगी? अरे हम भी तो माता पिता है ना बहू के। हाँ पापा जी, हाँ मम्मी जी, आप लोगों के रहते ना मुझे सच में किसी की याद नहीं आती। आप लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने माता पिता के साथ ही रहती हूँ। लेकिन फिर भी बेटा, तुम्हारे माँ बाबूजी को भी तो तुम्हारी याद आती होगी ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि जाओ, कुछ दिन तुम हो ही आओ। मैं आज विनय से कह देती हूँ कि वह शाम को तुम्हें छोड़ आएगा और 2-4 दिन में ले भी आएगा। ठीक है ना बेटा? और कुछ रुपए भी दे देती हूँ, तुम अपने मायके वालों के लिए कुछ उपहार खरीद लेना जाते जाते रास्ते में। ठीक है मम्मी जी, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि मेरे नहीं होते में आपको पापा जी के खान पान का और दवाइयों का पूरा ध्यान रखना होगा। पापा जी की दवाइयाँ एक टाइम की भी मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ बेटा, तुम निश्चिंत होकर जाओ और बढ़िया आराम से अपने मायके वालों के साथ रहो। ठीक है मम्मी जी। क्या प्लान है तुम्हारा? कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान है क्या, जो बहू को उसके मायके भिजवा रही हो? आप भी ना कुछ भी, ये कोई उम्र है क्या हमारी जो हम बाहर घूमने जाने के लिए बहू को उसके मायके भिजवाएंगे? हमने तो सिर्फ बहू की भलाई सोचा कि बहू भी अपने माता पिता के साथ कुछ दिन रहकर आ जाएगी। ठीक है, तो ससुराल चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन मायके जाने के नाम से खुशी जरूर आ जाती है चेहरे पर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि मम्मी जी ने अचानक मुझे मायके जाने के लिए क्यों कहा। ऐसे तो मैं जब भी मायके जाने का नाम लेती थी
तो मम्मी जी का चेहरा उदास हो जाता था और बार बार मुझसे यही कहती थी कि मैं 2 दिन से ज्यादा अपने मायके में ना रहूं। फिर आज अचानक उन्होंने अपने मन से कहा, थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मम्मी कई दिनों से शिकायत कर रही थी कि मैं मायके आने का नाम नहीं ले रही हूँ। इसी बहाने मैं माँ बाबूजी से मिलकर आ जाऊंगी। चलो सारी पैकिंग तो हो गई मेरी। अरे निहारिका, ये क्या, कहाँ जाने की प्लानिंग है? मायके जाने की तैयारी हुई है। अरे अचानक क्या हुआ? तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? माँ बाबूजी की तबीयत तो ठीक है? हाँ जी, सब कुछ ठीक है, लेकिन मम्मी जी ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके घूमाऊं, इसलिए मैं भी खुशी खुशी तैयार हो गई। अच्छा, अचानक माँ ने कहा? हाँ जी, मम्मी जी ने कहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर माँ ने कहा है तो तुम घूम आओ कुछ दिनों के लिए। ठीक है, सुबह मैं 9:30 बजे छोड़ आऊंगा तुम्हें। छोड़ आऊंगा? अरे एक दिन तो हमारे घर में रुकिए आप। अरे नहीं यार, अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाएगी। ठीक है तो मुझे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है पापा जी, आप अपनी दवाइयों का ध्यान रखिएगा और मम्मी जी पापा जी को समय समय पर खाना पीना दीजिएगा। निहारिका बेटा, जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना यह घर सुना सुना सा लगता है। ठीक है पापा जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो रहे हो? अरे बहू अपने मायके आएगी जाएगी नहीं क्या? हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए बहू का मायके आने जाना बंद तो नहीं करवा सकते ना। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। निहारिका अपने मायके जाती है तो अचानक निहारिका को मायके में देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सब लोग डर जाते हैं कि कहीं कोई बात तो नहीं हो गई जो निहारिका इस तरह मायके आई है। इधर निहारिका के मायके जाते ही निहारिका की माँ अपनी बेटी रचना को फोन करके बता देती है कि उनकी बहू अब मायके जा चुकी है। रचना को तो बस इसी मौके का इंतजार था। रचना ने तुरंत ही अपनी बड़ी बहन को फोन लगाया। इस तरह रचना, बबली और रचना के पति शेखर जी, यह तीनों रचना के मायके आते हैं, जिन्हें अचानक इस तरह आया देखकर रचना के पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लगता है रचना और बबली आ गई, जाकर देखती हूँ, नहीं तो ये 50 सवाल पूछ लेंगे दोनों से। अरे क्या हुआ पापा, आप अपनी बेटियों को यहाँ देखकर खुश नहीं हुए क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस मैं इसलिए हैरान हूँ कि तुम लोग अचानक। क्यों पापा, अभी हमारा घर नहीं है क्या? हम यहाँ बिना बताए नहीं आ सकते? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वह तुम लोग कम ही आते जाते हो ना, इसलिए मैंने सोचा कि अचानक इस तरह क्यों आ गए। तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? और दामाद जी, आप बताइए कैसा चल रहा है आपका व्यापार? बस ठीक ही चल रहा है पापा जी, और बताइए आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। अरे सारी बातें यही खड़े होकर कर लेंगे क्या? अंदर आओ, अंदर चलकर बैठो। ठीक है लता, तुम बच्चों के साथ बैठो, मैं जरा मेडिकल हो आता हूँ। ठीक है जी, जल्दी आइएगा। अब बताओ बेटा, तुम किस लिए अपनी भाभी को मायके जाने के लिए बोल रही थी? अब तुम्हारी भाभी मायके चली गई है, बताओ क्या बात करना चाहते थे तुम लोग? हाँ माँ, हम लोग बहुत जरूरी बातें करना चाहते हैं आपसे। वैसे तो हम आपसे और पापा दोनों से करना चाहते हैं, लेकिन पहले अकेले में हम आपकी राय लेना चाहते हैं। क्या हम कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात है? देखिए माँ, विनय भैया एक लौते बेटे हैं आपके, तो इस घर और प्रॉपर्टी का तो कोई बंटवारा होना नहीं है। हाँ माँ, रचना की बात पहले ध्यान से सुनिएगा। हाँ बोलो ना बेटा। आपको पता है ना माँ, इनका छोटा सा व्यापार है और व्यापार भी अच्छा चल रहा है मालिक की दया से, लेकिन हम लोग उस व्यापार को बड़े स्तर में करना चाहते हैं जिससे आमदनी भी डबल हो सके। और बबली दीदी का भी आपको पता है, जिया जी का भी छोटा सा कारोबार है, वह भी उस कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन रुपए पैसों की बड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो तुम लोगों को रुपए पैसे चाहिए, इसीलिए तुम अपनी भाभी को जाने के लिए बोल रही थी क्या? यह बात तो तुम अपनी भाभी के सामने भी बोल सकती थी बेटा। नहीं माँ, भाभी बाहर वाली है और हम भाभी के सामने इतनी पर्सनल बातें नहीं कर सकते। बेटा ऐसा क्यों बोल रही है अपनी भाभी के लिए? वह कोई बाहर वाली नहीं है, वह इस घर की बहू है और यह घर उसका है। यही तो दिक्कत है माँ कि आप लोग भाभी को इस घर की मालकिन समझने लगे हो, इसीलिए तो भाभी के भाव बढ़ गए हैं। अरे बहू के क्या भाव बढ़े हैं? वह तो बेचारी कितनी अच्छी है, तुम्हारे मम्मी पापा का कितना ख्याल रखती है वो। हाँ मम्मी, वो बहू है इस घर की, तो ये सब तो उसके फर्ज है ना, तो इसमें अच्छी कहाँ से हुई? सारी बहुएं अपने सास ससुर की ऐसी ही देखभाल करती है। अच्छा, तो तुम लोग अपने सास ससुर के साथ क्यों नहीं रहते? वो इसीलिए माँ कि सारे सास ससुर आप लोग जैसे नहीं होते। देख बेटा, ये बातों को ना गोल मोल करके बोलना या समझना मेरे समझ की बाहर की बात है। तुम लोग क्या चाहते हो साफ साफ बोलो। माँ, हम चाहते हैं कि दादा दादी के जमाने के जो पुश्तैनी जेवर है, जिसको आपने बैंक के लॉकर में रखवा रखा है, वह जेवर निकाल कर आप बेच दीजिए और उसमें से जो भी रुपए आते हैं हम दोनों बहन को बराबर हिस्से में बांट दीजिए। क्या वो पुश्तैनी जेवर बेचकर मैं रुपए तुम लोगों में बांट दूं? तुम लोग का दिमाग तो ठीक है ना? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप समझ नहीं रही है। रचना और दीदी का कहना है कि बिजनेस के लिए आप लोग हमें कुछ रुपए दीजिए, जब हमारा बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा तो वह रुपए हम आपको लौटा देंगे। हाँ माँ, मैं यही कहना चाहती थी, चाहे आप जेवर बेचकर रुपए दीजिए या आपके पास नगद रखे हो वही दीजिए, और जेवर बेच भी देंगे तो क्या फर्क पड़ना है माँ? भाभी तो अकेली ही बहू है ना आपकी, और भाभी के पास तो पहले से इतने सारे जेवर रखे हैं, फिर उन्हें पुश्तैनी जेवर देने की जरूरत भी क्या है?
और इतने ओल्ड डिजाइन आजकल पहनता भी कौन है? जो दादा दादी के जमाने का है उसे आज नहीं तो कल आपको बेचना ही पड़ेगा। बेटा, तेरे पापा उस जेवर को कभी नहीं बेचने देंगे। वह कहते हैं कि उन जेवरों से उनके माता पिता की यादें जुड़ी हुई है। माँ, इसीलिए तो हम पहले आपसे बात करना चाहते थे कि आप पापा को मना तो सकती है ना। जेवर ना बेचे तो ना सही, एक काम कीजिए ना, वह जेवर गिरवी रखकर ही हमें 10-10 लाख रुपए दे दीजिए। जब हमारा काम अच्छा चलेगा तो हम पापा को हर रुपए लौटा देंगे। नहीं बेटा, ऐसे कैसे जेवर गिरवी रख दे? तुम्हारे पापा इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, इसीलिए व्यर्थ है कि तुम अपने पापा के सामने ऐसी कोई भी बात करो। चलो रचना, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुम ही जिद पर बैठी थी कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी हर बात मान लेगी। अरे मैं कहीं से भी कर्ज ले लूंगा, बैंक से लोन ले लूंगा, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें घर में ही समझाया था। हाँ जी, सच कह रहे हो आप। मैं ही पागल थी जो यह सोचकर आई थी कि माँ आज भी हम लोगों से उतना ही प्यार करती होंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि अब माँ के दिल में हमारे लिए कोई खास जगह रह नहीं गई है। कितने खुशकिस्मत होते हैं वो बेटियां जो शादी के बाद भी अपने माता पिता के दिल में बसते हैं। अरे बेटा, ऐसी बातें मत करो तुम लोग। अरे तुम लोग तो आज भी हमारे दिल में राज करते हो, लेकिन मैं अपने बहू बेटे के साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकती बेटा। जो उनके हक की चीजों को मैं तुम्हें उठा कर दे दूं। माँ, कौन सी किताब में लिखा है कि मायके की जमीन जायदाद रुपए पैसे गहने सब में सिर्फ बहू बेटे का अधिकार होता है? लेकिन बेटा, तुम लोगों की शादी के समय में हम लोगों ने तुम्हें भर भर कर दहेज दिया था, गहने दिए थे, नगद रुपए दिए थे। हमने इतना बढ़ चढ़ कर दहेज दिया था, नगद के रुपए दिए थे, यही सोचकर तो दिए थे कि हमारे पास जो भी है वह हमारे बच्चों का ही है। ठीक है माँ, आपको सिर्फ भैया भाभी ही प्यारे हैं, आपको हम लोगों की चिंता है ही नहीं। अब तो ऐसा लगने लगा है मानो हम लोग अनाथ हो गए हैं, क्योंकि ससुराल में भी तो सास ससुर ने हम लोगों को बिना एक बर्तन दिए अलग कर दिया, और वह लोग अपने छोटे बेटे के साथ रह रहे हैं और बड़े बेटे बहू को दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए हैं। हम लोग एक तरह से बेसहारा हो गए हैं। ऐसा ना बोलो मेरे बच्चों, ऐसा ना बोलो। इस तरह रचना और बबली ने अपनी माँ लता जी को बहुत इमोशनली ब्लैकमेल किया। अब बेचारी लता जी, ठहरी एक माँ, वह कैसे अपने बच्चों को इस तरह से दुखी देख सकती थी? वह भी अपने बच्चों के साथ रो पड़ी, और बेचारी क्या करती, अपनी दोनों बेटियों को उसने आश्वासन दिया कि उससे जितना बन पड़ेगा वह उनके लिए जरूर करेगी। लगभग दोनों बहनें 4 दिन अपनी माँ के पास रहती है और हर रोज उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं। और लता जी भी अपनी दोनों बेटियों की बातों में आ जाती है, और वह ना ही अपने पति से कुछ कहती है और ना ही अपने बेटे बहू से। और दोनों बहनों को उन्होंने अपने पुश्तैनी जेवर निकाल कर दे दिए, यह कहते हुए कि जब तक उनका काम नहीं चलता तब तक इसे गिरवी रख ले, और जैसे ही उनका व्यापार चमक उठेगा तो गिरवी से छुड़ाकर वह गहने उन्हें वापस कर दे। अब दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं था और वह खुशी खुशी अब अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी। दीदी, अपना काम तो हो गया, चलो अब हम वापस अपने ससुराल चलते हैं। वैसे भी आज भाभी आने वाली है। हाँ चल, और क्या करेंगे यहाँ रहकर हम, हमारा काम तो हो गया। माँ को क्या लगा था कि अपना सब कुछ वह सिर्फ अपने बेटे बहू को देंगी? अरे दीदी, माँ तो हमें दे ही देती, लेकिन पापा तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे बहू का ही गुणगान गाते हैं, और नहीं तो क्या। उन्हीं की वजह से तो माँ हमें कुछ नहीं दे पा रही थी, और यह लोग भी हमें कितना सुनाते थे कि इतने बड़े घर की बेटियां हैं, लेकिन फूटी कौड़ी तक लेकर नहीं आए हैं साथ में। जो कुछ भी ले आए थे वह तो सब सास ससुर ने हड़प लिए। रचना, बबली। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे रहते ही यह बात मैं तुम्हारे पापा को बता देती हूँ, नहीं तो बाद में वह मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। अरे माँ, बताने की जरूरत ही क्या है? जब हमारा काम हो जाएगा तो वह सारी चीजें हम आपको लौटा देंगे, फिर पापा को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि पापा को ना ही बताओ तो अच्छा है। और वैसे भी लॉकर तो आपके ही नाम का है ना मम्मी, जब चाहो तब आप निकाल सकती हो और जब चाहे तक वहाँ रख भी आ सकती हो। इसलिए जब हम लोग वापस करेंगे तो आप रख आना। अरे कुछ ही महीनों की तो बात है। अच्छा ठीक है बेटा। सुनो मम्मी, आज हम लोग घर वापस जा रहे हैं। अरे इतनी जल्दी बेटा? तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम हफ्ते भर रुकोगे। अरे फिर आ जाएंगे मम्मी रुकने के लिए, अभी तो जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अरे दीदी, आपने ऐसा क्यों कहा कि जब हम लोग लौटा देंगे तब मम्मी पापा को बता दे? अरे पागल, अगर हम यहाँ रहे और पापा को मम्मी ने बताया ना तो पापा बहुत कलेश करेंगे, और हम लोगों के साथ भी उनकी एक ना बनेगी, वह हमें भी 4 बातें सुनाएंगे। इसलिए पहले तो हम यहाँ से निकल जाते हैं, फिर मम्मी आराम से बताते रहे उन्हें। वैसे भी वापस कौन करने वाला है, वह तो सिर्फ निकलवाने का तरीका था। हाँ दीदी, सही कह रहे हो आप। चलो अब चलते हैं हम लोग। इस तरह रचना और बबली अपना काम साध कर अपने ससुराल चली जाती है, और शाम तक निहारिका भी अपने ससुराल वापस आ जाती है। वापस आने के बाद निहारिका को पता चलता है कि जब वह लोग नहीं थे तब उसकी दोनों नंदे आई हुई थी। पापा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक है, अब तुम आ गई हो ना तो अब तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूँ। हाँ बेटा, तुम नहीं थी ना तो यह घर बिल्कुल खाली खाली सा लगता था। अरे मम्मी जी, खाली खाली कैसे लगेगा? दीदी आई हुई थी ना, दीदियों के साथ तो आप लोगों ने अच्छा समय बिताया होगा। अरे निहारिका, तुम्हें किसने बताया? क्यों मम्मी जी,
क्या आप लोग मुझे नहीं बताना चाहती थी कि दीदी आई हुई है? मैं तो दीदी के आने का बहुत खुश हुई, बल्कि मुझे अफसोस भी हुआ कि मैं काश वहाँ होती और दीदी आती तो ज्यादा अच्छा होता। अरे बेटा, नहीं बताने वाली बात नहीं है, वो इसीलिए बताने में अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन दोनों को ये नहीं मालूम था कि तुम मायके जाने वाली हो, और तुम्हें भी नहीं मालूम था कि वह दोनों आने वाली है। और जैसे तुम्हारे जाने के बाद ही उन दोनों का आना हुआ, अब ऐसे में हम तुम्हें बताते तो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह लोग भी बहुत अफसोस कर रही थी कि भाभी होती तो ज्यादा अच्छा लगता। अच्छा ये सब छोड़ो बेटा, ये बताओ तुम्हारे मायके में सब अच्छे तो है ना? हाँ मम्मी जी, वहाँ तो सब कुछ अच्छे हैं, और एक खुशखबरी भी लेकर आई हूँ। कैसी खुशखबरी बेटा? मम्मी जी, 3 महीने के बाद मेरी छोटी बहन ज्योति की शादी होने वाली है। लड़का बहुत अच्छा है, एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर है। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा बताइए पापा जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म क्या बना दूं? अरे बेटा, तुम जो भी बनाओगी मैं मन भर के खाऊंगा। ठीक है पापा जी। चलो अच्छी बात है कि ज्योति की शादी इतने अच्छे घर में तय हो रही है। हाँ जी, बेचारी दोनों बहन बहुत ही गौ गंगा है, जहाँ भी जाएंगी दोनों बहन वहाँ सबको अपना बना लेती है। हाँ लता, काश यह गुण हमारी बेटियों में भी होता। हमारी बेटियां तो ससुराल में 4 महीने भी अपने सास ससुर के साथ ना रह पाई, और जल्द ही दोनों अपने अपने पतियों को लेकर अलग हो गई। मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी समधी जी के बारे में सोचकर। बेचारे कितने बीमार रहते हैं और उनकी सेवा करने वाला उनके पास कोई भी नहीं है। मैंने बबली को बहुत समझाया भी, लेकिन बबली तो बस खुद में ही चूर है, उसे किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। और रचना का भी वही हाल है, वह भी अपने सास ससुर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, और ना ही दामाद जी से कहती है कि वह उनकी ओर ध्यान दे। मैं क्या करूँ जी, मैंने तो कभी उन्हें ऐसी बातें सिखाई ही नहीं। मैंने तो हमेशा कहा कि अपने परिवार के साथ खुश रहो, लेकिन उन लोगों की अपने सास ससुर से बनती ही नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो लता, मैं सोच रहा था कि 2-3 महीनों बाद बहू के मायके में शादी है, तो लॉकर से जाकर तुम वो सारे पुराने जेवर निकाल कर ले आती। जेवर? जेवर की क्या जरूरत है जी, बहू के पास तो पहले से इतने सारे जेवर हैं। देखो लता, बहू की छोटी बहन की शादी है, तो हम लोग भी तो शादी में जाएंगे ना। मैं चाहता था कि तुम माँ के पुराने जेवर पहनकर शादी में चलो। बहुत दिन हो गए मैंने वह जेवर किसी को पहने नहीं देखा है। वह जेवर मैं जब भी तुम्हें या बहू को पहने हुए देखता हूँ तो मुझे माँ की याद आ जाती है। अरे जी, वो इतने पुराने जेवर, ये सब पहनने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मेरी उम्र कहाँ रही जो मैं इतने सारे जेवर पहन कर जाऊंगी। अरे भाई, जितनी उम्र बची है उतनी उम्र को अच्छे से जी लेना चाहिए। अब 1 मिनट जी, मुझे काम याद आ गया कुछ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अरे अब इसे क्या हो गया अचानक? ऐसा कौन सा काम याद आ गया? हे भगवान, अब मैं क्या कहूँ इनसे? अरे मैं इन्हें कैसे बताऊँ कि वो सारे जेवर तो मैंने बबली और रचना को दिए हैं। अगर इन्हें पता चला कि मैंने वह जेवर रचना और बबली को दिए हैं तो यह तो बहुत बड़ा तमाशा कर देंगे घर में। वह भी इनसे बिना पूछे दिया है मैंने। मुझे क्या पता था अब ज्योति की शादी इतनी जल्दी तय हो जाएगी, और ये उन जेवरों की बात करेंगे। ऐसे तो कितनों की शादी निपट गई, लेकिन इन्होंने उन जेवरों का कभी नाम नहीं लिया। माँ, कब चलना है आपको बैंक? बैंक? वो क्यों बेटा? माँ, पापा ने कहा है कि जब भी मेरे पास टाइम हो तो मैं आपको अपने साथ बैंक ले चलूं, क्योंकि आप अपने लॉकर से अपने जेवर निकलवाने वाली हैं। हाँ बेटा, जब जाना होगा तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। ठीक है माँ। हे भगवान, इन्हें भी सब्र नहीं है, अब क्या करूं मैं? मुझे तो लगता है कि मुझे इन्हें सारी बात बता देनी चाहिए। हाँ, ये सब वैसे भी मैं कब तक छुपा सकती हूँ? एक सच को छुपाने के लिए ना जाने मुझे कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। अरे क्या हुआ लता, क्या छुपाने की बात कर रही हो? छुपाने की नहीं जी, बताने की बात कर रही थी। वो असल में रचना और बबली आई थी ना, तो उन्होंने अपना अपना दुखड़ा सुनाया। बोल रही थी कि दामाद जी को अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो उन्हें रुपयों की जरूरत है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन लोगों को तो हमेशा ही रुपयों की जरूरत ही पड़ती रहती है। उन लोगों को रुपयों के ढेर में भी बिठा दिया जाए ना तो उनका लालच कभी खत्म नहीं हो सकता। वह तो सिर्फ रुपए ऐंठने के बारे में सोचते रहती है, ना ही कभी अपने सास ससुर को खुश रख पाई और ना ही कभी अपने माता पिता को खुश रहने देती है लड़कियां। ऐसा मत कहिए जी, जैसी भी है लेकिन है तो हमारी बेटियां ना। अच्छा तुम आगे की बात बताओ। हाँ, तो उन्हें रुपयों की जरूरत थी। मैंने साफ साफ मना भी कर दिया था कि हम लोगों के पास अभी रुपए नहीं है। फिर क्या हुआ? बबली और रचना बोलने लगी कि जो पुश्तैनी जेवर है वो उन्हें दे देती हूँ मैं। वह लोग उस जेवर को गिरवी रखकर अपना काम निकलवा लेंगे, और जब उनके काम से रुपए वापस आ जाएंगे तो वह जेवर छुड़वा कर हमें दे देंगे। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने मुझसे पूछे बिना वह पुश्तैनी जेवर उन लालची बेटियों को दे दिया? अरे नाराज क्यों होते हो जी, आखिर अपनी ही तो बेटियां हैं वो। और वैसे भी हमने तो उन्हें प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा दिया नहीं है, तो कम से कम इतना तो उनके लिए कर ही सकते हैं। अच्छा, और शादी में हम लोगों ने जो उनके लिए किया उसका क्या? हम लोगों ने तो मुंह मांगा दहेज दिया, सब कुछ उन लोगों ने जैसा जो चाहा सब कुछ किया, और क्या कर देते उनके लिए? अरे मैं कर भी देता उनके लिए, अगर वो अपने सास ससुर के साथ रहती, उन लोगों को खुश रखती तो। अरे 2 पे 2 पति पत्नी ही रहते हैं, उसके बाद भी उनके खर्चे हमसे ज्यादा है।
बस बस जी, नाराज मत होइए। वैसे भी वह कुछ महीनों में हमें वह सारे जेवर लौटा देंगे। आप इतना भी नाराजगी मत जताइए। और आप तो पिता हैं, आप नाराजगी जता ही सकते हैं, लेकिन मैं माँ हूँ और माँ की ममता की बराबरी ना पिता नहीं कर सकते। उन्हें तो बस गुस्सा जताना आता है। लता, पागल मत बनो तुम जानती हो कि इससे पहले भी मैंने उन लोगों की कितनी मदद की है, लेकिन मैंने देख चुका हूँ सिर्फ वह सब रुपए वह लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं। उन्हें अपने धंधा या बिजनेस से कोई मतलब नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वह लोग अब जेवर वापस कर दे। उन लोगों ने जेवर हड़प लिया है और तुमने ये मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैं तो सोचता था कि मेरी पत्नी हर कदम में मेरे साथ खड़ी है, लेकिन तुमने आज इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ कि मेरी मर्जी के बिना ही तुमने मेरे जेवर अपनी बेटियों को दे दिए, वह भी उन लालची बेटियों को जिन्हें हमेशा अपने भाई भाभी से समस्या होती है। इस बार भी दोनों ऐसे आई थी जब हमारी बहू घर पर नहीं थी। लगता है वह लोग ताक लगाए ही बैठे थे कि कब निहारिका अपने मायके जाए और कब वह लोग अपनी चाल को अंजाम देने के लिए यहाँ जाए। उन लोगों ने सिर्फ चाल किया था, ढोंग किया था अपने माता पिता की फिक्र जताने की, और वह लोग सिर्फ अपना काम साधने आए थे। बस कीजिए जी, बस कीजिए। अपनी ही औलादों के बारे में कोई ऐसी बातें करता है क्या? मैं कल ही दोनों को फोन लगाऊंगी और कह दूंगी कि वो जल्दी से गहने वापस लौटा दे। और मुझे अपनी बेटी जमाइयों पर पूरा यकीन है कि वह लोग मैं जब कहूंगी तब मेरे जेवर लौटा देंगे। ठीक है, तो ट्राई करके देख लो। अरे ईश्वर की दया से कितने समझदार बेटे बहू है हमारे, लेकिन तुमने हमारे बेटे बहू के विश्वास को ठेस पहुंचाया है। तुमने ठीक नहीं किया। ये तो बस अपने बेटे बहू के आगे किसी को पसंद नहीं करते। अरे भाई, मैं माँ हूँ और वह दोनों मेरी बेटियाँ हैं। मैं उन्हें कैसे तकलीफ में देख सकती थी? कोई बात नहीं, मैं आज ही फोन करके बता देती हूँ कि अगले महीने तक वह लोग जेवर छुड़ाकर जेवर मेरे हाथ में दे दे, ताकि मैं इनके सामने इनसे दिखा सकूं कि उनके माता पिता के पुश्तैनी जेवर अभी तक सुरक्षित है। हेलो रचना बेटा। हाँ मम्मी। बेटा, तुम लोग पहुँच गए क्या अपने ससुराल? हाँ मम्मी, पहुँच गए। और भाभी आ गई क्या? हाँ बेटा, तेरी भाभी आ गई है। देखो बेटा, उस जेवर के लिए तुम्हारे पापा बहुत नाराज हो रहे हैं, मुझसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। तुम जल्द ही उन जेवरों को छुड़वा कर मेरे हाथ में वापस कर दो बेटा। माँ, ये कैसी बात कर रही है? अगर हमारे पास रुपए होते ही तो वो जेवर लेने आपसे आते क्यों? अरे उस जेवर को तो हमने गिरवी रखने के बारे में सोच भी तक लिया, और या तो जेवर लेकर चले भी गए घर से। क्या बेटा, ऐसा मत बोलो प्लीज। वह जेवर वापस कर दो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़े रुपए दे दूंगी दोनों को, लेकिन वह जेवर वापस कर दो। तुम्हारे पापा बहुत नाराज हो रहे हैं। वाह माँ वाह, मतलब उस घर में हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। देखिए, वो जेवर हम आपको लौटाएंगे तो जरूर, लेकिन कम से कम 4 महीने बाद, क्योंकि कम से कम 4 महीने के लिए उन जेवरों को गिरवी रखा जा रहा है। लेकिन बेटा, मैं क्या करूँ? तेरे पापा बहुत नाराज हो रहे हैं। अरे माँ, पापा को समझा लीजिए। और अब मैं फोन रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लता जी अपनी बेटी की आवाज सुनकर दंग रह जाती है कि वह कैसे इस तरह से बात कर सकती है। और फिर लता जी ने अपनी दूसरी बेटी बबली को फोन लगाया, और बबली ने भी लगभग यही उत्तर दिया, और उसने भी गुस्से से फोन काट दिया। हे भगवान, मेरी बेटियों को क्या हो गया है? जब वो जेवर लेकर जा रही थी तब तो मीठी मीठी बातें कर रही थी, और आज उनकी माँ इतनी परेशानी में है और वह लोग साफ मुकर रही है। अब क्या होगा? क्यों लता, क्या कहा दोनों ने? कहा क्या कि वो जल्दी जेवर वापस कर देंगे? नहीं जी, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि 4-5 महीने बाद वह जेवर छुड़वा कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, रो धो मत। हम 5 महीने की तो बात है, 5 महीने आराम से इंतजार कर लेते हैं, और 5 महीने बाद तुम अपनी बेटियों को फोन लगाना। फिर देखते हैं कि 5 महीने बाद वह हमें जेवर वापस करते हैं या नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस बारे में कभी बहू और विनय को भनक भी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है जी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर निहारिका अपने सास ससुर के साथ बहुत खुश थी। वह दोनों की बड़ी ही सेवा करती थी, और निहारिका के सास ससुर भी निहारिका के साथ बहुत खुश थे। लेकिन धीरे धीरे लता जी को ये चिंता खाई जा रही थी कि अगर उनकी बेटियों ने जेवर वापस नहीं किया तो अपने बेटे बहू के सामने क्या मुंह दिखाएगी। लेकिन निहारिका कहीं न कहीं अपनी सास की उदासी को पढ़ रही थी। मम्मी जी, क्या हुआ? क्या किसी बात को लेकर परेशान हैं आप? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ निहारिका बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बस खुश रहो, किसी की चिंता मत करो। अरे पापा जी, यह क्या बात हुई? मैं ऐसे कैसे खुश रह सकती हूँ अपनी माँ को दुखी देखकर? मम्मी जी बताइए ना, कोई बात हो तो मुझे बताइए। मैं आपकी बेटी ही तो हूँ ना। अरे बेटा, बेटी कहने और बेटी बनाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ पापा जी, अगर किसी बात को लेकर आपकी और मम्मी जी के बीच में कहासुनी हो गई होगी ना, तो इतनी सी बात का आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वैसे भी आप लोगों की नोकझोंक तो होती ही रहती है ना। हाँ बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो आजकल बस छोटी छोटी बातों के लिए मुझे ताने ही देते रहते हैं। अच्छा, अगले हफ्ते तुम्हारी बहन की शादी है, तो तुम 8 दिन पहले नहीं जाना चाहोगी अपनी बहन की शादी में? मम्मी जी, जाना तो चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों की सेहत का सोच कर ना कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ।
अरे बेटा, अब भगवान ने जितने दिनों के लिए जन्म दिया है उतने ही दिन तो जिएंगे। अब तुम यहाँ रहो या ना रहो, इसीलिए देखो तुम हमारी वजह से अपने जिंदगी के अनमोल पलों से इस तरह वंचित मत रहो। मैं तो कहता हूँ कि तुम जाओ और अपनी बहन की शादी में खूब एंजॉय करो बेटा। हाँ हाँ बेटा, अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारी मम्मी की भी काफी मदद हो जाएगी, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि तुम चली जाओ अपने मायके, वह भी खुशी खुशी। ठीक है मम्मी जी, मैं आज इनसे बात करती हूँ। निहारिका सास ससुर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह भी करीब एक सप्ताह पहले ही अपनी बहन की शादी में जाना चाहती थी, लेकिन वह अपने सास ससुर से कह नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे अपने सास ससुर की सेहत की भी बहुत चिंता रहती थी। लेकिन जब सास ससुर ने जाने के लिए कहा तो निहारिका मना नहीं कर पाई और वह खुशी खुशी जाने की तैयारी करने लगी। असल में निहारिका के ससुर जी चाहते थे कि निहारिका अपने मायके चली जाए। उसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर जेवर के बारे में पूछताछ करेंगे और कब तक वह जेवर वापस देंगे इस विषय में बातचीत करेंगे। देखो लता, मैं सिर्फ और सिर्फ बहू को इसलिए मायके भेजना चाहता था क्योंकि मैं रचना और बबली से इस बारे में बात करना चाहता था कि वह कब तक हमें जेवर वापस देंगे। अब तुम जल्दी से अपनी दोनों बेटियों को फोन करो और कह दो कि वो जल्दी से जल्दी अपने मायके आ जाए। देखिए जी, जो भी बातचीत करनी है वह शांति से बैठकर कीजिएगा। आप दोनों बेटियों पर ज्यादा नाराजगी मत जताइएगा, क्योंकि फिर दामाद जी क्या सोचेंगे। इस तरह लता जी अपने पति के कहने पर अपने दोनों बेटियों को फोन करके अपने घर बुला लेती है। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। जल्द ही इस कहानी का दूसरा पार्ट भी अपलोड किया जाएगा।